उन्हीं से मुझे अपनी दुनिया खड़ी करनी पड़ी और मुझे गुजरात का बड़ा मेरा अनुभव था, वो मेरे काम आया। विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं आया और नकारात्मकता इतनी कि देश हित के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कभी उनकी खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वही आज उनको पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए उसे उल्टा करना, ये चीज मैं समझता हूं कि चिंताजनक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सक्रिय विपक्ष होना चाहिए और बहुत ही वेल ट्रेड, वेल इन्फॉर्म विपक्ष होना चाहिए। इसका लाभ होता है जी। मैं गुजरात में था सीएम, मेरे यहाँ विपक्ष में जो लोग थे, लेकिन सभी सीएम वगैरह बैठते तो उसका एक दबदबा रहता था जी और उसका लाभ होता था। हाउस में ट्रेजरी बेंच के लोग भी इधर उधर होते नहीं थे जी, उसका बेनिफिट होता था। अभी तो हालत ऐसी नहीं है जी। मेरे दिल में एक दर्द है ये। प्रधानमंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ ये एक सवाल है कि आपने, मुझे लगता है कि 150 पौने 200 रैलियां रोड शो कर चुके हैं अभी तक पिछले 2 महीनों में, लेकिन उससे भी ज्यादा लग रहा है कि बदजुबानी विपक्ष की बढ़ी हुई है, उससे ज्यादा आपके खिलाफ गालियां पड़ रही हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है, माता पिता तक लोग सवाल मतलब बदजुबानी कर चुके हैं, गालियां दे रहे हैं। और पहली बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसा चुनाव आया है 2002 का, जब से आप चुनावी राजनीति में आए, कि पहली बार माँ के आशीर्वाद के बिना, क्योंकि हर बार आप वोट करने जाते थे और माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे, हम लोगों ने गांधीनगर में हमेशा देखा। तो ये मिस कर रहे थे आप, और दूसरा ये बदजुबानी कैसे लेते हैं आप? मैं दो चीजों को अलग करके देखता हूं। ये कहना कि मुझे अभी भी गालियां पड़ रही है वो सही नहीं है। शायद मेरे जन्म से पहले से गालियां मेरे लिए तैयार रही और 2001 में जब मुझे मुख्यमंत्री का काम मिला, तब मुझे शायद कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें मुझे गाली ना पड़ी हो और बिना कारण मेरे बाल नोच लिए हो। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं, ये खान मार्केट गैंग पूरी, ये आपके मीडिया में जो महारथी कहे जाते हैं वो भी, आप पुराने अगर अंक निकालेंगे मैगजीन बड़े बड़े नोन, तो उसके फ्रंट पेज पे जो कवर स्टोरी है, तो किसी राक्षस को भी अच्छे से पेंट किया हो, उससे भी भद्दी तस्वीरें मेरी है। लेकिन मैं अपना आपा खोया नहीं, मैंने कभी नहीं खोया, क्योंकि उन्हीं की मजबूरी है कि उनको आज हंसता हुआ चेहरा रखना पड़ रहा है और उनको एक साल में अगर 24 अंक निकलते हैं तो 12-15 में तो माल बेचने के लिए मोदी की जरूरत पड़ती है। तो मैं अपने कर्तव्य से लेके चलता हूं। अच्छा होगा कि लोकतंत्र में सार्वजनिक में शुचिता का पालन हो, मर्यादाओं का पालन हो, आलोचना हो, लेकिन अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छे ढंग से भी हो सकती है। ऐसा नहीं हमसे भी कोई गलती नहीं हुई होगी, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम सब ने सोचना चाहिए। मैं किसी को उपदेश दूं इसका क्या मतलब है? मोदी ने खुद ने भी कभी गलती की होगी, मोदी के साथियों ने भी गलती की होगी, लेकिन भारत में ये स्थिति ठीक नहीं है जो हो रहा है, ठीक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी युवाओं से जुड़ा। आपने हमेशा कहा है कि जो युवा है वो हमारे आने वाले 50 साल का भविष्य तय करेंगे। तो जो हमारे खेल प्रेमी युवा है सर, आपने कई जगह पे बताया कि 2036 की ओलंपिक्स की हम बिडिंग करेंगे। सर, उसकी क्या तैयारी हमारे खेल से जुड़े जो युवा है वो जानना चाहते हैं आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिसने G20 का पूरा बारीकी से एनालिसिस किया होगा वो इस विश्वास कर सकता है कि हाँ, अब भारत की क्षमता है, भारत की क्षमता है इन चीजों को करने की। कॉमनवेल्थ गेम के कटु अनुभव इतने थे कि लोगों को विश्वास टूट गया था, यार कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन G20 के बाद देश का विश्वास नहीं, हम भी कर सकते। G20 का दूसरा फायदा यह हुआ कि देश के 60-70 अलग अलग स्थानों पर G20 उतने ही शान से हुई, तो देश के हर कोने में विश्वास पैदा हुआ है। दिल्ली में करते तो लगता है कि सरकारी कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक प्रकार से पीपल्स ड्रिवन G20 हुई। इससे कारण विश्वास बनता है कि ये देश
कितने ही बड़ी चीजों को कर सकता है। और आज के युग में मेरा मानना है कि भारत है, जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया, तो उसके पीछे मेरे मन में है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, धनी लोग खर्चा करते हैं, यहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन इंडिया में होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए। और मैं आजकल छोटे मोटे, अब जैसे मैं 2029 यूथ ओलंपिक मैं चाहता हूँ कि देखो इसको, चेस का वर्ल्ड ओलंपिक मैं कहता हूँ यहाँ आपने बीच ओलंपिक्स का भी जिक्र किया। हाँ, बीच ओलंपिक मैंने यहाँ ले आओ, 2036 हम ट्राई करें। और अभी से मैंने एक टीम बनाई है, उसको मैंने कहा है कि भाई जितने भी ओलंपिक होंगे उसमें ऑब्जर्वर के नाते 2 महीने वहाँ जाओ, स्टडी करो हर बारीकी के। और उससे भी आगे मैं बताता हूँ, मैं अटलांटा में ओलंपिक देखने गया था यूएसए में। मैं खुद खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन व्यवस्थाओं को सीखना समझना मेरी रुचि है। तो मैं जाकर के देखा कि भाई इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो मेरी प्रिय कुछ गेम में देखने जाता रह जाए, भारत के लोग खेल रहे तो, लेकिन पूरा समय मैं देखता था तो मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था उन्होंने क्या किया था। और मैं कभी कभी बता, मैनेजमेंट मेरी रुचि है, चीजें सीखने का मेरा शौक है। 200-250 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कितने जो होते 200-250 किलोमीटर उसको पार करनी होगी अपनी गाड़ी, ओलंपिक स्टेडियम से 200-250 किलोमीटर, मतलब एक कार का, वहां बस होगी तो कार खाली करो, बस में बैठ जाओ। उसको जो गेम में जाना है उसका कलर, उस गाड़ी का कलर सब सेम रहता था। तो उसको पता है कि मुझे अगर हॉकी में जाना है तो मुझे इस कलर वाली बस में बैठना है, तो अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस में बैठता है। फिर वो बस एक मेट्रो स्टेशन पर जाती थी, तो बस के लोग सब मेट्रो में उस कलर वाले डिब्बे में बैठ जाते थे, अथवा वो कलर वाली जब मेट्रो आती तो बैठते थे। वो सीधी स्टेडियम के पास जाती थी। मतलब कार 60 कार में से एक बस हो गई, एक बस में से 60-100 बस में से एक मेट्रो हो गई। इन्होंने 1-8 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़िया, ऐसी चीजें मैं उस समय स्टडी करता था। तो मैंने मेरी टीम को कहा भाई हर चीज स्टडी करो और स्टडी करके लाओ। तो एक प्रकार से तैयारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उनकी आवश्यकताएं क्या होती है उसको समझना, एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तैयार करना। क्योंकि खेल मेरे यहाँ है, गोल्ड मेडल कोई और ले जाए, ऐसा तो नहीं होता। सर हम में से किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतने मेडल आएंगे ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में, जिस तरह से आए पिछले। देखिए भारत के युद्ध में तो दम था ही था, भारत के युद्ध में तो दम था ही था।